प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ एनडीए नेट की तैयारी कर रहे हैं और हमने बताया है कि हम 2000 प्रश्नों का संग्रह करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आज आदिकाल से ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संग्रह में लेकर आई हूँ, जिसका ये पार्ट 2 है, भाग 2 हम करेंगे। और बता दूं फ्रेंड्स कि आज के काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको ही बताना पड़ेगा, ठीक है। अ, उसके जवाब मैं नहीं दूंगी, उसके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, जैन साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु लज्जज तू वयस्सी अहुजे भग्गा घर अंतु। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जो राइट आंसर है ये सही है, हेमचंद्र ने। चरित्र हमारा अगला किस छंद में अधिक लिखे गए। अब चरित्र काव्य से आशा यहाँ हुआ राजाओं के चरित्र से जो रिलेटेड काव्य रचे गए हैं उससे उससे इसका संबंध है। तो चरित्र काव्य ज्यादा रचे गए हैं, ए नंबर ऑप्शन सही है, दोहा और चौपाई छंद में। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई। तो करेक्ट ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ही बताना है ना। आज मतलब कुछ प्रश्न हैं जो कि मतलब ऐसा कह दूं कि आधे प्रश्न आप बताओगे आंसर, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसका कहा गया है, आप बताएंगे इसका आंसर। फिर ढोला मारू दुहा के रचयिता का नाम भी आपको ही बताना है, इस प्रश्न से भी आप अवगत हैं। बीशल देवरासु के रचयिता कौन है, इसका आंसर भी आपको ही बताना है। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी सही है, नाथ संप्रदाय का। चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी सही है, छंद शास्त्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है। ए नंबर सही है, श्रद्धा राम फुल्लौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स सी सही है, नागरी प्रचारणी सभा की का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बताना चाहूंगी, डी नंबर सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को सबसे पहले प्रारंभिक काल कहा है। अगला प्रश्न है, पदावली विद्यापद पदावली में किस रस की प्रधानता है। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है, ठीक है। वहां पर आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मिल जाएगा, यदि आप कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप। इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, गारसा दादासी। अगला प्रश्न है, भविष्य कथा के रचनाकार का नाम बताना है। इस प्रश्न से आप अवगत ही हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर बी सही है, नरपत नाल। चलते हैं अगले प्रश्न की, राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको ही देना है, क्योंकि काफी क्वेश्चन आज मैंने रिपीटेड ही लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, ज्योतिषर ठाकुर की कृति कौन सी है। इसका भी आंसर फ्रेंड्स आपको ही बताना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार का नाम बताना है। बता दो फ्रेंड्स, आपको दो तीन तथ्य हैं जो कि ज्यादा याद रखना है। एक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है। एक, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है। एक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। मतलब 5-6 हिंदी साहित्य के इतिहास ऐसे हैं जिनका तथ्य आपने याद ही रखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है, गणपत चंद्रगुप्त। श्रावकाचार का रचना काल समय क्या दिया गया है। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको ही बताना है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? बी नंबर ऑप्शन सही है, रासक से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी सही है, विद्यापति को। अगला प्रश्न है, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी आपको ही देना है। ओके, काफी क्वेश्चन है आज जिसको मैंने आपके लिए छोड़ा है। उम्मीद करती हूँ आप इन प्रश्नों से अवगत है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो क्लास में ला रही हूँ तो उनमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो प्लीज आप अपना जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपने अपने फीडबैक। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? इसका भी फ्रेंड्स आपको ही आंसर बताना है। ठीक है, आप बताइएगा। यदि आपको कहीं डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट साहित्य दर्पण फ्रेंड्स आपके लिए ही है। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए है। जो आपको लगता है कि ये चीज आपको नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगी, हाँ पक्का बताऊंगी, यदि मुझसे वो चीजें वो तथ्य बन रहे हैं तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बता दो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी सही होगा, हीगल का है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति प्रभुदयाल मीतल की है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर सही है, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? तो इसका भी आंसर फ्रेंड्स आपको ही देना है। ठीक है, यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन सब का आंसर दे पाएंगे। नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिएगा, मतलब 130, तो मैं समझ जाऊंगी कि इसका आंसर मुझे देना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शालभद्र सूरी की नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, चंदर वाला रास नहीं है, ये आसगु कवि की रचना है, और बाकी ये तीन इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, कामिनी करे सेनाने हेर तही हृदय हनय हनय पंचवाने, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर सही है, विद्यापति की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन आपको ही बताना है कि अमीर खुसरो का जीवन काल क्या दिया गया है। हाँ, अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर सही है, शैव मती के अनुयायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर सही है, राजा शिव सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका सही है, सी नंबर भविष्य कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल लाभ कौन थे? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आप अवगत ही हैं, इसका राइट आंसर बी सही है, ढोला मारू दोहा के रचयिता। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर सही है, कबीर पर। क्वेश्चन की चलते हैं। आज प्रश्न दिया गया है कि खुमाण रासों की सर्वाधिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, पुणे संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर सही है, परमाल रासो। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर सही, 125 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जल्हड़ हथ्य दे चली गज्जन नृपकाज पंक्ति किसकी मानी जाती है? और यह इंपॉर्टेंट पंक्ति भी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स ये रिपीट भी हो चुकी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर सही है, चंद्रवरदाई की। अगला प्रश्न है, जल्हड़ कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, चंद्रवरदाई का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्थ प्रामाणिक रचना मानता है? फ्रेंड्स इसको जरूर आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं कि रासो ग्रंथ को कौन कौन है जो कि रासों को अप्रामाणिक, प्रामाणिक और अर्थ प्रमाणिक मानते हैं। तो इस प्रश्न को जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार मैं अपने वीडियो पर इस प्रश्न का मैं जिक्र कर चुकी हूँ। इसको जब मैं आदिकाल का अध्ययन कर रही थी वहां भी मैंने इसका जिक्र किया है। तो पीटी सेंसर का इसको आपको ही आंसर इसका देना है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन
कराया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, आलाखंड का। अगला प्रश्न है, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? करेक्ट ऑप्शन इसका ए सही है, गुजरात में। अगला प्रश्न है, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दो फ्रेंड्स, रासक में इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, 29 छंद होते हैं। अगला प्रश्न है, खुमाण रासों में लगभग कितने छंद हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर सही है, 2000 छंदों का संग्रह खुमाण रासों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, अपभ्रंश भाषा में। और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि विजयपाल रासो की ही भाषा को आपको याद रखना है। रासो ग्रंथ और रास काव्य परंपरा के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उन सबको आपने याद रखना है कि किस भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न आता है, कणप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर सही है, 74 ग्रंथ। अब फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन स्थापना और तर्क वाले दिए गए हैं। स्थापना और तर्क वाले प्रश्न आपको पता है कि पहले एनटीए के द्वारा काफी ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अभी इन प्रश्नों के संग्रह को थोड़ा कम कर दिया गया है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगी, लेकिन आज यहाँ मैंने कुछ प्रश्न स्थापना और तर्क से ले लिए हैं। तो चलिए चलते हैं। इतना दिया गया है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। इसका तर्क दिया गया है, रीतिकालीन कविता में पाई जाने वाली श्रृंगारिकता एवं अश्लीलता तत्कालीन दरबारी वातावरण की देन है, इसके लिए तत्कालीन कवि उतने दोषी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ए और आर दोनों सही है। देखिए, इन प्रश्नों को ज्यादातर हम कब कर पाएंगे, जब हमने रीतिकाल या जिस भी टॉपिक से ये लगा हुआ है वहां की थ्योरी हमने पढ़ रखी है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं। इसका तर्क दिया गया है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। परिस्थितियां बदलने पर भी साहित्य का स्वरूप प्रायः नहीं बदलता। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स बी सही है, क्योंकि ए नंबर तो सही है। आचार्य शुक्ल द्वारा कहा गया कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। लेकिन जो आर तर्क दिया गया है वो आंशिक रूप से सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखा जाने के कारण वर्तमान संदर्भों में अधूरा प्रतीत होता है, फिर भी वह उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में अद्वितीय है। तर्क दिया गया है कि नए शोधों से प्राप्त निष्कर्षों का उसमें समावेश नहीं हो सका, तथापि साहित्य के इतिहास दर्शन की आधार भूमि उसने अवश्य तैयार कर दी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो सी नंबर सही है। ए और आर दोनों यहाँ पर राइट होंगे। आपको जहाँ कुछ डाउट हो तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके आंसर एक दो बार क्वेश्चन या आंसर को रीड कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थापना दिया गया है कि भक्ति आंदोलन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उत्पन्न हुआ, यद्यपि इसका एकमात्र कारण यह नहीं है। तर्क दिया गया है कि देश में मुस्लिम शासन की स्थापना हो चुकी थी, वे हिंदुओं के समक्ष ही देव मूर्तियों को तोड़ते थे और उनके पूज्य पुरुषों का अपमान करते थे। भक्ति आंदोलन इसलिए उत्तर भारत में प्रारंभ हुआ। बता दूं ये जो तथ्य लिए गए हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास से फ्रेंड्स ये लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आज जितने स्थापना और तर्क वाले प्रश्न है वहीं से लिए गए हैं। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूं कि ए नंबर सही है, ए सही है, लेकिन जो आर है वो तर्क जो है वो आंशिक रूप से सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन्हें लगाना है कि कौन पहले आता है। तो प्रश्न है कि इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है। पहले मिश्र बंधु विनोद आता है, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को आरोही क्रम में हमें सजाना है। आप काल क्रमानुसार वाले प्रश्न फ्रेंड्स ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा प्रश्न काल क्रमानुसार पूछे जाते हैं। अब आपको पता ही है इस प्रश्न में कि स्वयंभू पहले आते हैं, उन्हीं का यह ग्रंथ है पौंचर्यु, फिर महापुराण है, फिर डोलामारू रदुहा है, फिर है संदेश रासक। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूंगी। आपको पता ही है कि पहले चंद्रवरदाई आते हैं आदिकालीन कवियों में, तो पहले चंद्रवरदाई हैं, फिर अमीर खुसरो हैं, फिर विद्यापति हैं और फिर कवि। प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है बता दूं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए सही है। पहले सरहपा हैं 769 ईस्वी, सबरपा 780 ईस्वी, कणहपा का समय काल दिया गया है 820 ईस्वी और डुम्भिपा का समय काल दिया गया है 840 ईस्वी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने इतने क्वेश्चन लिए थे। उम्मीद करती हूँ ये आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो तब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।